तो बच्चे लोग चालू करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with interaction of electric charges, interaction of electric charges। और कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस? एट रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि एक चार्ज वो दूसरे चार्जेस के कारण, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कंटिन्यूस हो, आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं चार्ज। देखिए, जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर किसी ऑब्जेक्ट में होता है, वैसे ही चार्ज भी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे हर ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट बना होता है एटम से, है ना, और एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बाय नेचर जितने भी प्रोटॉन एक एटम में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो वेरी करती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब प्रोटॉन जो होते हैं उनका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर किसी एटम में, है ना, एक न्यूक्लियस होगा जिसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अब किसी कारण से सपोज इलेक्ट्रॉन कुछ एटम को छोड़ के अगर चले गए, या सपोज कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहर के थे वो एटम में आ गए, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या थी इनके बीच में डिस्पैरिटी आ जाएगी, कोई एक ज़्यादा हो जाएगा, कोई एक कम। तो इस कारण से वो ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? चार्ज, है ना। तो चार्ज क्यों होता है? तो चार्ज इसलिए होता है बच्चों लोग ऑब्जेक्ट में डिस्पैरिटी। क्या होती है? डिस्पैरिटी बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज, और एटम के पेरीफेरी में, यानी बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो सेंटर में होता है। तो अगर एटम को कोई छोड़ के जा सकता है वो कौन होगा? वो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण होता है, उसी के ट्रांसफर के कारण। तो सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट है आपका रखा हुआ, है ना, इससे 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गए, अब क्या होगा? पहले जो थे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भाग गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, है कि नहीं। और अगर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन से जो 10 इलेक्ट्रॉन भागे थे, सपोज पास के रखे हुए एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में उन लोग आ गए, तो अब क्या होगा? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, पहले बराबर थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि नहीं। ड्यू टू इंटरेक्शन क्या होता है कि इसमें अगर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी ऑब्जेक्ट में उनकी संख्या में डिस्पैरिटी आ जाए तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? चार्ज। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो यही है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक, अब ये हमको कैसे पता चला? देखिए, सपोज अगर आप क्या करें, आप एक ग्लास रॉड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ग्लास रॉड, और उसके साथ एक सिल्क क्लॉथ ले लीजिए, और दोनों को क्या कीजिए? फ्रिक्शन कीजिए, आपस में रब कीजिए। तो क्या होगा? ग्लास रॉड में कुछ चार्ज आ जाएगा, हमको ये नहीं पता कि कैसा टाइप का आएगा, क्या आएगा, कुछ चार्ज हो जाएगा, बस ग्लास रॉड क्या हो जाएगा? चार्ज। ठीक, तो सपोज ग्लास रॉड क्या हो गया? चार्ज हो गया। ठीक, अभी पता नहीं है कैसा है। अब हम लोग क्या किए? एक एबोनाइट रॉड लिए। क्या किए? एबोनाइट रॉड,
और उसको आप कैट फर या फिर वुल, इससे आप रब कर दीजिए, फ्रिक्शन कर दीजिए इन दोनों के बीच में, तो एबोनाइट रॉड में भी क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब देखा क्या गया कि जब ग्लास रॉड वाला जो चार्ज होता है और एबोनाइट रॉड में जो चार्ज आया, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन देखा गया ना, तो देखा गया ये दोनों चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। और अगर सिंपली हम लोग दो ग्लास रॉड वाले चार्जेस को अगर पास में ला रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देखो, अगर चार्ज एक ही टाइप का होता तो या तो हमेशा अट्रैक्ट करता या तो हमेशा रिपेल करता। जैसे मास हमेशा क्या करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़े, मास, दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एक ही टाइप का मास है, मास दो टाइप का नहीं है। लेकिन ग्लास रॉड का चार्ज और एबोनाइट रॉड का चार्ज को जब हम लोग पास में लाते हैं तो एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। और जब हम लोग दोनों सेम टाइप के चार्जेस को ला रहे हैं, ग्लास रॉड वाले को या एबोनाइट वाले को, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ दो अलग अलग इंटरैक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब यही है बच्चों, ये इंप्लाई करता है कि चार्जेस भी अपने दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चार्जेस क्या होंगे, पहला एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ना हम लोग को पहले से बहुत कुछ पता था। जब हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज नहीं हुई थी ना, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब भी हम लोग को पता था। यानी उस समय प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब की खोज नहीं हुई थी। अब हमको आज की डेट में पता है कि भाई प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन पुराने ज़माने में अपने को ये सब पता नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी का लगभग बहुत सारा थ्योरी आ चुका था। तो उस समय से ये चल रहा है कि उस समय साइन कन्वेंशन ये रख दिया गया कि आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो जो चार्ज ग्लास रॉड में आएगा उसको क्या बोल देंगे अपन, पॉजिटिव। और अगर आप एक एबोनाइट रॉड है ना, कार्बन रॉड या एबोनाइट रॉड, उसको आप रब करेंगे किसमें, कैट फर में, तो जो चार्ज एबोनाइट रॉड में आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये पहले से चल रहा होगा। ठीक है, तो दो टाइप के चार्जेस हो गए बच्चे लोग अपने, क्या क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमको पता है नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चार्ज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग को नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट लिखना है तो उसमें हम लोग नॉर्मल जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन है ऐड करते जाएंगे सीधा। प्लस है तो ऐड होते जाएगा, माइनस है तो वो सब्ट्रैक्ट होते जाएगा। इसमें कोई वेक्टर एडिशन या ये सब हम लोग कुछ फॉलो नहीं करने वाले, ना ही चार्ज का कोई डायरेक्शन है, बस टाइप है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है, अभी देख भी लिए टाइप्स ऑफ चार्जेस में। ये प्रॉपर्टी है कि देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव या नेगेटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है कि बच्चों, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हो गया ऑब्जेक्ट ए, ये हो गया ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अब ए जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये भी न्यूट्रल है, और बी जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या है, न्यूट्रल है। दोनों में भी कोई चार्ज नहीं, मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो सॉरी नेट चार्ज इसमें कितना होगा, ए में 0, नेट चार्ज बी में भी कितना होगा, 0। तो इनिशियली दोनों में 0 0 चार्ज। अब क्या हुआ, दोनों के बीच कुछ इंटरैक्शन में कराया, इसके कारण क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले ए से और कहाँ पे चले गए, बी पे चले गए, है कि नहीं।
तो 10 इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण ए में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो लिखते हैं क्यू ए डैश आफ्टर चार्जिंग। ये सपोज हो गया +10 इंटू जो भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, इसको आगे अपन देखेंगे। ठीक है, और क्यू बी डैश आफ्टर फाइनल, इसमें कितना बी में चार्ज हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो इसमें हो जाएगा -10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे कि इनिशियली दोनों अनचार्ज थे, तो नेट चार्ज क्या था दोनों में, 0 और 0। फाइनली देखेंगे एक में +10 ही चार्ज आया, बाजू वाले में -10 ही चार्ज आया, इन दोनों का भी सम क्या हो गया, 0। तो इसीलिए मैं बोलूँगा इन अ सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल कोई चार्ज बाहर से नहीं आ रहा सिस्टम में ही आपस में ट्रांसफर हो रहा है चार्जेस के, तो क्या होगा कि जितने भी चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो टोटल चार्ज सिस्टम का इंटरेक्शन के पहले था वही टोटल चार्ज सिस्टम का होगा इंटरेक्शन के बाद। इसी को क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ये कौन सी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक, ये है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। लिखिए लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में क्या होगा कि चार्ज बच्चों एक कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, वो क्वांटाइज्ड है, यानी स्पेसिफिक इंक्रीमेंट में उसकी वैल्यू पॉसिबल है। समझने के लिए ऐसे देखते हैं, देखो सपोज एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब अगर सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि न्यूट्रल है, उसमें अगर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूंगा या उससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो 1 निकालूंगा, 2 निकालूंगा, 3 निकालूंगा, 4 निकालूंगा, है ना, यानी होल नंबर मल्टीपल्स में ही निकालूंगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3। ऐसा नहीं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर मैं इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास चार्ज कितना होगा, 10 इंटू ई। 10 निकाल लिया तो प्लस हो जाएगा। अगर मैं इससे 5 निकाला तो 5 इंटू ई प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको मैं 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, -6 इंटू ई, है कि नहीं। तो चार्ज की अगर वैल्यू पहली पॉसिबल की, अगर सपोज एक ही निकाला तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 निकाल लिया तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल में ही होगी, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या तो 1.6 या तो उसके अगला क्या होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड, ना कि कंटिन्यूस है। हर वैल्यू चार्ज की किसी ऑब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख ऐसे सकते हैं कि द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज होल नंबर इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल नहीं मल्टीपल, होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये उससे देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है कि उससे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, तो इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Q नेट चार्ज बराबर n टाइम्स E। ये अपन यूज़ करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कितना प्रॉपर्टी हो गया, 4 हो गया ना, 5 हो गया। छठवां प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6। तो छठवीं प्रॉपर्टी अपन ये देखेंगे कि देखो जैसे मास अगर आप देखेंगे तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट क्या होते जाता है, स्पीड उसकी बढ़ते जाती है, तो उसका मास जो है वो कम होते जाता है। ये हम लोग रिलेटिविटी थ्योरी में पढ़ते हैं आगे, ये हायर स्टडीज़ में, लेकिन अभी तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मास बेसिकली स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग लेते हैं, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े है ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अलग अलग लेते हैं तो स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है, और अगर स्पीड चेंज हो गई तो मास भी चेंज हो जाएगा, है नहीं। लेकिन चार्ज जो होता है वो इनवेरिएबल होगा। आ रही बात समझ में,
किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप अगर आप चार्ज को देखोगे तो चार्ज वही रहेगा। हरी बात समझ में? तो क्या लिख सकते हैं? चार्ज इज इनवेरिएबल। मतलब क्या है बच्चों? इट रिमेन्स कांस्टेंट। इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो ये हो गई चार्ज की प्रॉपर्टी। ओके, अब एक सेवेंथ प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ अभी लिखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा समझेंगे नहीं। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, जैसे मैग्नेटिज्म आएगा और इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो हम लोग धीरे धीरे यही प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे ना आगे के चैप्टर्स में। वैसे प्रॉपर्टी बस लिख लेते हैं शुरू में। तो देखो, अगर आपका चार्ज एक स्टेशनरी है, अगर आपका चार्ज क्या है? स्टेशनरी, रुका हुआ है ना, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, समझ लो। ठीक है, मतलब उसका एक्सीलरेशन जीरो है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, है ना। जैसे अपन करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होता है? चार्ज कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है। तो आप देखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर आप एक कंपास की नीडल ले जाएंगे तो वो नीडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है कि नहीं? तो इससे हम लोग को पता चलता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है ना। तो ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में MEC में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और एक चार्ज जो मूव कर रहा है किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, है ना। और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा ही बनाएगा, प्लस इट विल emit energy, it will emit energy in form of electromagnetic wave। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में वो क्या करेगा? एनर्जी भी एमिट करेगा, है ना। जैसे कि सन है, अब सन में क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल रेज और इंफ्रारेड वेव्स एमिट करता है। जैसे हम लोग पार्टिकल एक्सीलेटर के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन, या एक्सरे मशीन के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो उसमें भी क्या होगा? हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराएंगे, तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, तो आप देखेंगे एक्सरेज, एक हाई वेवलेंथ वाले एनर्जी, हाई एनर्जी वाले रेज जो है एमिट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स और आगे में डील करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं बोला ये प्रॉपर्टी, अभी हम लोग सिर्फ पहली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्टेशनरी चार्ज की, कि स्टेशनरी चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी अभी लिखवा जरूर दी है, लेकिन इसको हम लोग आगे में बाकी के चैप्टर्स में डील करेंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी चार्ज क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बच्चों लोग अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि चार्ज किसी बॉडी में अपन लाएंगे कैसे, है ना। बॉडी चार्ज कैसे होती है बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं मेथड्स फॉर चार्जिंग अ बॉडी, मेथड्स फॉर चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। तो देखो, हम लोग 5 या 6 तरीके से किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन से, जैसा अपन एग्जांपल देखे शुरू में ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड वाला, फ्रिक्शन से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा कंडक्शन से, है ना। तीसरा इंडक्शन से। चौथा थर्मो आयोनिक एमिशन से, है ना। इलेक्ट्रॉन गन वगैरह होते हैं जिसमें हम लोग फिलामेंट को हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है, ठीक है। पांचवा जो होगा वो होगा आपका फील्ड एमिशन, है ना। तो अगर हम लोग हाई स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटल में अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। और छठवां जो है वो है एक और बच गया, छठवां वो है हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये 6 तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहला फ्रिक्शन, सबसे पहला क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। कैसे ले लीजिए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, और आपस में उन दोनों को क्या कीजिए, रब कर दीजिए। आपस में उन दोनों को क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए। तो क्या होगा, रब करने के कारण क्या होता है, एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन गए वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो सिंपल बाय फ्रिक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल अपन वही लिख सकते हैं, जैसे अपन क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ को अगर अपन रब कर दें, किससे, ग्लास रॉड से, तो क्या होगा, सिल्क क्लॉथ से जो ग्लास रॉड है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे बाय फ्रिक्शन, सिल्क क्लॉथ में, है ना। तो सिल्क क्लॉथ जो हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और हमारा ग्लास रॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है कि नहीं। अगर हम लोग एबोनाइट रॉड ले लें वैसे ही, और उसको अपन रब कर दें किससे, कैट फर से, तो कैट फर से क्या होगा, इस बार एबोनाइट रॉड से जो है, कैट फर से जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएगा, एबोनाइट रॉड में। तो एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और कैट फर जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो बाय फ्रिक्शन 2 न्यूट्रल, अगर आप न्यूट्रल सब्सटेंसेस को लेके क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए, तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज, है ना। बचपन में अपन वो करते थे, जब बाल सूखा रहता था तो कंघी ऐसा तेज़ी से घुमाए तो देखते थे बाल अपना क्या है, कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो वो कंघी क्या हो जाती थी, चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता था हमारे सूखे बाल और कंघी के बीच में। ठीक है, तो वही बेसिक एग्जाम्पल्स है। अब दूसरा जो है बच्चों वो क्या है, दूसरा है अपना कंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं सेकेंड, बाय कंडक्शन। ठीक है, अब देखो कंडक्शन क्या है। तो कंडक्शन क्या है जानने के लिए अपने को 3 चीज़ें पता रहना है बच्चों, कि देखो चार्ज के ट्रैवल होने के टेंडेंसी को अपन ट्रैवल होने की टेंडेंसी के कारण यानी 3 कैटेगरी में हम लोग किसी भी सब्सटेंस को बांट सकते हैं, है ना। पहला क्या है, कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, जिनको प्यार से अपन डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे, ठीक है, और तीसरा होता है बच्चों सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक, तो कंडक्टर्स की खासियत क्या है कि चार्ज जो होते हैं इनके सरफेस में मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह नहीं रहेंगे, चार्ज इनके सरफेस में फ्री टू मूव है, कहीं भी मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर में कोई फ्रीडम नहीं रहेगी मूवमेंट की, चार्ज इसमें मूव नहीं कर सकते। और सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा कि चार्ज मूव करते हैं, रहते भी हैं, लेकिन उनकी जो संख्या रहती है बहुत कम रहती है ना। चार्जेस जो रहते हैं उनकी संख्या रहती है बहुत कम, तो ये सेमीकंडक्टर में आ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली अभी हम लोग को बाय कंडक्शन देखना है, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कंडक्टर से हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास है जिसमें पहले से कुछ चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, सपोज इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों आपस में आइडेंटिकल है। ठीक, दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल। अब क्या होगा, अगर आप इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दोगे, क्या से जोड़ रहे हो, कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा, यहाँ से जो चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, इस कंडक्टर के होते हुए, क्योंकि कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर सकते हैं, वो इस ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। ठीक, और ऐसा नहीं होगा कि पूरे खाली हो जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, बराबर। अभी आप घबराइए मत, पोटेंशियल क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे समझने के लिए ऐसे बता सकता हूँ, सपोज जैसे ये 2 कंटेनर ले लो। अब इसमें क्या है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं भरा हुआ है। अब आप क्या करें, एक पाइप से दोनों को जोड़ दिए, तो अब क्या होगा, नेचुरली क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, पानी यहाँ भरा हुआ है और यहाँ पर तो पोटेंशियल है ही नहीं, तो पानी क्या होगा, फ्लो होने लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। कब तक जाएगा, पूरा ये खाली थोड़ी हो जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक दोनों जगह पानी बराबर नहीं हो जाता, मतलब दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता। फिर क्या होगा, कोई भी चार्जेस यहाँ से वहाँ जाएगा नहीं, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा।
तो तब तक क्या होगा, पानी का ट्रांसफ़र होगा। वैसे ही जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता ना दोनों कंडक्टर्स का, तब तक ये चार्ज क्या होगा, कंडक्ट करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था वो भी अब क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये पहला तरीका है कंडक्शन का। तो क्या कर सकते हैं, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक चार्ज ऑब्जेक्ट से कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, एक तरफ से चार्ज दूसरी तरफ ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। और कब तक ट्रैवल करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल क्या है चार्ज के रिस्पेक्ट में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे लोग, चार्जिंग, थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। देखो एकदम सिंपल है भी। तो इंडक्शन मतलब समझ रहे हो कि कंडक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का, जैसे आप दो चार्जेस, दो बॉडी के बीच में चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो या न्यूट्रल को चार्ज कर रहे हो, तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। तो सपोज आप क्या करो, सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है और ये कैसा कंडक्टर है, न्यूट्रल है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब आप क्या किए, अब आप एक पॉजिटिव चार्ज को इसके पास ले गए, ठीक, पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, इसके पास ले गए। तो क्या होगा, इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके क्या हो जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे। तो इस साइड की सरफेस जो फेस कर रही है पॉजिटिव चार्ज को, वो नेगेटिव हो जाएगी। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इस तरफ यानी इस तरफ चले गए, तो इस एंड में क्या हो जाएगा, इस एंड में कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग अभी भी देखें तो नेट चार्ज इसमें जीरो है, लेकिन चार्ज का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया इस पॉजिटिव चार्ज को पास में लाने के कारण, कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप क्या कीजिए, जो अपोजिट वाला एंड है उसको आप ग्राउंड से जोड़ दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए उसकी, क्या कर दीजिए, अर्थिंग। तो अब क्या होगा, क्योंकि जो एंड पॉजिटिव था उसको आपने अर्थ किया है, तो ये क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अर्थ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तब तक खींचेगा जब तक ये क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा न्यूट्रल ना हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, गायब। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया है, नेगेटिव चार्ज। सिर्फ क्या बच गया है, नेगेटिव चार्ज। और फिर आप क्या कीजिए, जो अर्थिंग किए थे उसको आप हटा दीजिए, और ये जो चार्ज इसके पास रखा होता है इसको भी हटा दीजिए। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, पूरे चारों तरफ कंडक्टर में स्प्रेड हो जाएंगे। तो आपका देखो अब ये स्पीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक। तो इसमें मैंने क्या किया, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया ये दोनों चार्ज का। जैसे क्यू चार्ज को इसमें कुछ चार्ज ट्रांसफर करना था, तो मैं इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया, बस उसके पास लेके गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पास ले जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या करे, एक तरफ चले गए, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज था उस तरफ चले गए। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चले गए, नेगेटिव चार्ज इस तरफ चले गए, तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट तरफ हो गए, ठीक है। तो चार्ज का क्या हो गया, पोलराइजेशन। तो इसी चार्ज को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। अब फिर भी अगर देखा जाए तो पोलराइजेशन जरूर हो गया, लेकिन कंडक्टर हमारा क्या है, न्यूट्रल है। तो अपन क्या किए, दूसरे तरफ से अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग करने से क्या हुआ, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इधर, वो अर्थ से कहाँ पर आ गया, इस पॉजिटिव वाले चार्ज पे आ गया, ठीक है। और पॉजिटिव वाले चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, तो पूरे यहाँ पर जो चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके गायब हो गए, ठीक। उसके बाद हम लोग अर्थिंग हटा दिए, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरा फैल गया स्पीयर में, और चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। ये जो स्पीयर अपना नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये हो गया भाई मेथड ऑफ इंडक्शन। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा है बच्चों आप लोग का थर्मो आयोनिक एमिशन, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग एक फिलामेंट लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, एक फिलामेंट। अब इस फिलामेंट में क्या करते हैं, हाई वोल्टेज करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे हैवी करंट फ्लो। तो इसके कारण से क्या हो जाता है, ये जो फिलामेंट है वो हीट हो जाएगा, और गर्म होने के कारण क्या होगा, ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगेगा। फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर एमिट कर रहा है तो फिलामेंट किस चार्ज का हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। आ रही बस समझ में।
तो हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हीट करके उससे इलेक्ट्रॉन एमिट करवा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन उससे एमिट हो गए तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का हो गया। तो ये हो गया अपना चौथा मेथड। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं। ठीक, पांचवा मेथड ये है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इफेक्ट जो है इसके बारे में बहुत डिबेट चली है कि नहीं। लाइट को लोग जानना चाहते थे कि लाइट का नेचर क्या होता है, भाई वेव नेचर होता है कि पार्टिकल नेचर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसको तो एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसका बस जनरल चीज़ बताऊंगा क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट था। चलिए देखिए, तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि देखो हर मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है ऐसा कि अगर उसमें एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर आप उस पर पड़ेगा, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पर आके इंसिडेंट होगा, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है अपने बॉडी से। अब जब वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा तो खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मेटल को या ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ये खासकर मेटल पे ही होता है, खासकर नहीं मेटल पे ही होता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट है कि नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, किसी में ब्लू लाइट से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा, किसी में रेड लाइट से होगा, किसी में येलो से होगा, किसी में कुछ अल्ट्रा वायलेट लगेगा, किसी में इंफ्रारेड लगेगा, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का लाइट, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर मेटल पे पड़ता है तो मेटल क्या एमिट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देगा तो खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अब लास्ट मेथड अपना छठवा देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, फील्ड एमिशंस। ठीक, फील्ड एमिशंस। अब फील्ड एमिशन क्या होता है कि अगर आप क्या करोगे, एक मेटल ले लो और इसको क्या कर दो, सब्जेक्ट कर दो एकदम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रॉन्ग आप अप्लाई करोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स। ठीक, क्या एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सपीरियंस होगा फोर्स, और उस फोर्स के कारण इन लोग क्या आएंगे, मेटल के सरफेस के बाहर आ जाते हैं, मेटल से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इतनी ज़्यादा फोर्स होती है कि मेटल के अंदर से उनको निकाल डालती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे लोग इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन, जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या करें, किसी मेटल को चार्ज करें। तो बेसिकली 6 मेथड हो गए आपके। 6 मेथड क्या क्या हो गए, बाय, कहाँ लिखा था मैं, एक मिनट, यहाँ बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय थर्मोआयनिक एमिशन, बाय फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।